नमस्कार इतिहास के छात्रों। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण सत्र में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी खतरनाक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एकदम साधारण सी जैविक चीजों से, मेरा मतलब है पेड़ पौधों से, आज के ये आधुनिक और अत्याधुनिक हथियार बन गए। तो चलिए बिना किसी देरी के मानव आविष्कार और तकनीक की इस क्रमिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं। आज के हमारे सत्र की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे गन पाउडर और बांस के हथियार, फिर यूरोप में तोपों की एंट्री, उसके बाद कवच और मस्किट की रेस, ट्रिगर सिस्टम का धीरे धीरे विकास और आखिर में आधुनिक कारतूस और ब्रीच लोडर। चीन के शुरुआती और कच्चे प्रयोगों से लेकर आज की ब्रीच लोडर बंदूकों तक हम इस पूरी तकनीकी यात्रा को ट्रैक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, गन पाउडर और बांस के हथियार, जो कि इन हथियारों का असल रासायनिक आधार हैं। अब देखिए, किसी भी फायर आर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस केमिकल बेस को समझना होगा जो इसे मुमकिन बनाता है, यानी गन पाउडर, जिसे ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। असल में इसमें सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? 9वीं शताब्दी में चीन के तांग राजवंश के दौरान जब इसका आविष्कार हुआ तो ये कोई हथियार नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे तो बस खुशी मनाने, जश्न और पटाखों के शोर के लिए बनाया गया था। मतलब जो चीज उत्सव के लिए बनी थी उसे इंसान की उत्सुकता ने दुनिया के सबसे घातक विस्फोटकों में बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस प्रक्रिया पर गौर कीजिए। चीन में जो सबसे पहला प्रयोग हुआ उसने गन पाउडर को एक पटाखे से एक बैलिस्टिक मैकेनिज्म में बदल दिया। उन्होंने बस एक खोखला बांस का पाइप लिया, उसमें थोड़ा गन पाउडर और छोटे पत्थर डाले और ऊपर के छेद से आग लगा दी। नतीजा, पत्थर बेहद तेज गति से आगे की तरफ निकले। और सच कहूं तो इसी एक छोटे से प्रयोग ने बैरल यानी बंदूक की नली के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या पड़ी? दरअसल युद्ध के मैदान में धनुष और तीर अपनी सीमित दूरी की वजह से फेल हो रहे थे। बस इसी सामरिक समस्या ने उस समय के सैन्य इंजीनियरों को दिमाग लगाने पर मजबूर किया। उन्होंने इन विस्फोटक बांस की नलियों के आगे भाले और तीर लगाना शुरू कर दिया। यह काफी शक्तिशाली था, हालांकि बहुत ही बुनियादी था, लेकिन इस एक उपाय ने युद्ध के तरीके को हमेशा के लिए बदलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बल्कि जानलेवा समस्या थी। वो जो बांस थे ना, वो अक्सर खुद ही फट जाते थे, जिससे चलाने वाले की ही जान चली जाती थी। 10वीं शताब्दी आते आते इस घातक खामी को दूर किया गया एक मजबूत धातु की ट्यूब से। ये काफी टिकाऊ थी और सही मायने में यही धातु की ट्यूब वो नींव बनी जिस पर पहली सच्ची बंदूक खड़ी हुई। तो चीन में एक मजबूत धातु बैरल बनने के बाद अब हमारी कहानी का रुख पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ता है। भाग 2, यूरोप में तोपों का आगमन। 13वीं शताब्दी तक आते आते गन पाउडर का यह खतरनाक रहस्य यूरोपीय सीमाओं तक पहुंच चुका था। इतिहासकार मानते हैं कि शायद मंगोल आक्रमणकारी या फिर जो उस समय के बड़े व्यापार मार्ग थे उनके जरिए ये वहां पहुंचा। और जैसे ही ये वहां पहुंचा, इसने पश्चिमी युद्ध प्रणालियों की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। यूरोपियों ने क्या किया कि इससे बिल्कुल अगले स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने छोटी छोटी हाथ वाली तोपें बनाई जिन्हें कोई एक इंसान भी आसानी से चला सकता था। इसे नाम दिया गया आर्केबस। आर्केबस इससे यूरोप की पहली बंदूक भी कह सकते हैं। पर असली गेम चेंजर साबित हुआ 15वीं सदी का एक इनोवेशन। उन्होंने इस आर्केबस के पीछे लकड़ी का एक सपोर्ट ब्रैकेट जोड़ दिया। अब इससे सीधे कंधे से टिकाकर फायर किया जा सकता था। आपको पता है, आज की आधुनिक राइफलों में भी जो पीछे लकड़ी या फाइबर का सपोर्ट होता है वो इसी तकनीक का हिस्सा है, ताकि झटके यानी रिकॉइल को संभाला जा सके। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कवच और मस्कट का आविष्कार। यहां से शुरू होती है हथियारों की असली होड़। अब इस दौर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंदूकों के जवाब में एक काउंटर टेक्नोलॉजी आ गई। 14वीं शताब्दी के अंत में बचाव करने वाली सेनाओं ने 2 मिलीमीटर मोटा कवच पहनना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जो शुरुआती आर्केबस थीं, वो इन मोटे रक्षात्मक कवचों को भेद ही नहीं पाती थीं। जरा सोचिए, सैनिकों के हाथ में बंदूक तो है, पर सामने वाले दुश्मन के कवच पर एक खरोच तक नहीं आ रही। ये युद्ध के मैदान की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो इस मुश्किल का हल क्या निकाला गया? मस्किट। इससे खास तौर पर ऐसे ही मोटे कवच को चीरने के लिए बनाया गया था। इसमें एक काफी लंबी बैरल और बड़े बोर होल का इस्तेमाल हुआ, जिससे गोली की गति और ताकत दोनों बढ़ गईं। लेकिन इसमें एक खतरनाक खामी अभी भी बाकी थी। ये अभी भी बुनियादी तौर पर एक तोप की तरह काम करती थी। मतलब बारूद को प्रज्वलित करने के लिए बाहर से मैनुअल रूप से आग लगानी पड़ती थी।
और यहीं से हमारा अगला भाग शुरू होता है, ट्रिगर सिस्टम का क्रमिक विकास, यानी स्पार्क को ऑटोमेटिक बनाना। अब खुद ही सोचिए, युद्ध के उस अफरा तफरी और धूल भरे मैदान में जहां हवा चल रही है, बारिश हो रही है, वहां बार बार खुली आग से बंदूक चलाना कितना मुश्किल और खतरनाक काम रहा होगा। इसीलिए एक मैकेनिकल स्पार्क डिलीवरी सिस्टम यानी ट्रिगर की जरूरत महसूस हुई। इस टेबल पर नजर डालिए, अगले 200 सालों में ये फायरिंग तंत्र कैसे तेजी से बदला। 15वीं सदी के अंत के स्नैप मैच लॉक से शुरुआत हुई, फिर 1517 में जॉन कफ्स ने व्हील लॉक बनाया जिसके अंदर ही स्पार्क होता था। फिर डॉग लॉक आया और आखिर में 17वीं सदी का फ्रांसीसी फ्लिंट लॉक सिस्टम, जिसने ट्रिगर को बंदूक के ठीक नीचे लकड़ी में बहुत ही सुरक्षित तरीके से फिट कर दिया। अब बाहर से किसी आग की जरूरत ही नहीं रही। हम पहुंच गए हैं इस विकास की आखिरी छलांग पर। भाग 5, आधुनिक कारतूस और ब्रीच लोडर। इतने शानदार ट्रिगर्स बन जाने के बाद भी एक सरदर्द बाकी था, बंदूक की नली को आगे से लोड करना। युद्ध के बीचों बीच हर एक फायर के बाद सैनिक को आगे से बारूद और गोली डालनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही धीमा और जानलेवा काम था। आइए देखते हैं कि कैसे 18वीं और 19वीं सदी की रासायनिक और ढांचागत सफलताओं ने इस फ्रंट लोडिंग की मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहां से इतिहास की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो जाती है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1760 में एल्फ्रेड नोबल के डायनामाइट का आविष्कार, फिर उसके तुरंत बाद अलेक्जेंडर जॉन फोर्साइथ की कैप लॉक गन, और फिर 1850 में जाकर डैनियल वेसन का दुनिया का पहला कारतूस बनाना। ये घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़े। फोर्सिथ के कैप लॉक सिस्टम ने क्या किया कि एक धातु के परकशन कैप का इस्तेमाल किया, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में फुलमिनेंट ऑफ मर्क्यूरी भरा होता था। जैसे ही एक तेज हैमर उस पर टकराता, आग लग जाती। इस चीज ने इग्निशन की पूरी केमिस्ट्री को ही पलट कर रख दिया। अब गोली बेहद तेज और अचूक तरीके से चलने लगी थी। और फिर आया वो अंतिम समाधान, 1850 का कारतूस। डैनियल वेसन के इस कारतूस ने आगे से लोड करने की झंझट ही खत्म कर दी। अब गोला बारूद को सीधे बैरल के पीछे से आसानी और तेजी से डाला जा सकता था। इसने ब्रीच लोडर युग की शुरुआत की। और सच बताऊं तो आज हम जो आधुनिक आग्नेयास्त्र देखते हैं ना, उनकी बिल्कुल सटीक संरचनात्मक नींव इसी कारतूस ने रखी थी। अब एक सैनिक सेकंड्स के अंदर कई गोलियां दाग सकता था। तो छात्रों, जैसे ही हमारा आज का ये व्याख्यात्मक सत्र समाप्त होता है, एक बार जरा पीछे मुड़कर देखिए। उस खाली खोखले बांस के पाइप से लेकर आज के इन हाई स्पीड ब्रीच लोडर तक की इस जबरदस्त छलांग पर विचार कीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए, इस खतरनाक लेकिन ऐतिहासिक विकास का आज सबसे चरम बिंदु क्या है? इन सदियों के नवाचार ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है? आज दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक कौन सी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा और खोजबीन कीजिएगा। आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।